नमस्कार दोस्तों, मैं रित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे 13 अगस्त से 19 अगस्त तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो सबसे पहले आपको बताना है हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। तो हु हैज वॉन दी हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए इंडिया। जी हाँ, भारत ने हमारे हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है 2023 की। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें कि 2023 की एशियन चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी टूर्नामेंट जो हुआ था आपका 3 अगस्त को, और ये 12 अगस्त तक चला आपका। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था ये चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम है, वहाँ पे आपके टूर्नामेंट हुआ था। इसमें टोटल 6 देशों ने पार्टिसिपेट करा था। कौन कौन? इंडिया ने, साउथ कोरिया ने, मलेशिया ने और पाकिस्तान और जापान ने, ये और साथ ही आखिरी मतलब ये 5 और आखिरी ये चाइना भी थी। ये तो टोटल 6 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था पूरे इवेंट में। ठीक है, और आप देखते हैं लिस्ट दे रखी है। इससे नंबर 1 पे इंडिया रहा है, नंबर 2 पे मलेशिया, नंबर 3 पे साउथ कोरिया, नंबर 4 पे जापान, नंबर 5 पे पाकिस्तान और नंबर 6 पे चाइना रहा है इस बार। ठीक, आप देखते हैं इसमें इंडिया ने सबसे ज़्यादा 5 मैच खेले, उनमें से 4 जीती है, 1 ड्रॉ करा हुआ है। वहीं मलेशिया 2 नंबर पर आया, उनके 4 मैच जीते पर 1 के हार गई थी, इसलिए 1 पॉइंट पीछे रहे। वही साउथ कोरिया खाली 1 मैच जीता, वही 2 मैच ड्रॉ और 2 हारे हैं। जापान 5 में से 1 मैच जीता है, 2 ड्रॉ 2 हारे हैं, दोनों बराबर पॉइंट। कोरिया आप देखेंगे, कोरिया, जापान, पाकिस्तान इन सबके इक्वल पॉइंट हैं। और चाइना देखेंगे आप, चाइना का आप देख रहे हैं तो चाइना 4 मैच हारा है और सिर्फ 1 मैच ड्रॉ हुआ था, इसलिए इसको 1 पॉइंट मिला है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नए विधेयक के अनुसार चयन पैनल में किसे हटाया गया। तो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द न्यू बिल टू अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर्स एंड हु विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दी सिलेक्शन पैनल। तो किसको हटा दिया जाएगा उस सिलेक्शन पैनल में से। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हाँ, हमारे देश के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको इस पैनल से हटा दिया जाएगा। अभी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनकी नियुक्ति में उनका भी चीफ इलेक्शन जो क्या नाम है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जैसे कि CGI है, वो भी उस पैनल में रहेंगे। पर सरकार ने एक नया बिल पेश किया राज्यसभा में और उसमें उनको उस पद से हटा दिया। अब देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा में एक बिल लाया जिसके तहत आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। और इस जो पूरा क्या नाम बिल है वो प्रपोज किया गया है सिर्फ चेंज के लिए, कमेटी को चेंज किया गया है, जिससे क्या है हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करें आपके। ठीक है, इलेक्शन का यहाँ बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के लिए, यार है ना, इलेक्शन कमीशन हमारी होती है ना, इलेक्शन कमीशन उसकी बात कर रहे हैं, उसके आपके चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको अपॉइंट करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कमेटी अब क्या है, आप इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप जानते हैं कि अब इसमें कौन कौन प्राइम मिनिस्टर है। नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर है, दूसरे नंबर पर आपके अपोजिशन के लीडर हैं, तीसरे आपके जो एक जानकार होंगे वो उनको रखा जाएगा। पर इसमें से चौथे नंबर से आपका जो क्या नाम है मुख्य न्यायाधीश थे उनको इस बिल में से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आगे आप देखते हैं इस पैनल में कौन कौन रहेगा। तो ये लोग रहेंगे, कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा और कैबिनेट मेंबर रहेंगे। ये 3 लोग रहेंगे इस कमेटी के अंदर जो चयन करेंगे कि कौन आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, कौन कमिश्नर बनेगा चुनाव आयोग का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप बताना है हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड at the Indian Festival of Melbourne Awards 2023। तो आपको बताना है इंडियन फेस्टिवल अवार्ड ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सीताराम। जी हाँ, सीताराम मूवी ने ये अवार्ड जीता। आप सकते हैं ये मूवी जो है फोटो पोस्ट वाला ये सीताराम मूवी का ही है। ठीक है, तो इसका अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड जो आपका होता है ये वहाँ पर जहाँ पे क्या है फाइनेस्ट सिनेमेटिक जेम्स, मतलब हमारे जो भारत की सिनेमा रत्न जो हैं उनको सम्मानित किया जाता है
और इंडियन फिल्म हिस्ट्री को यहाँ पर एक तरह से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ये 14th एडिशन हुआ था इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, जो IFM कहते हैं इसको। ठीक है, और कहाँ हुआ था ये? मेलबर्न एक जगह है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे हुआ था 11 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, बेस्ट फिल्म को अवार्ड दिया जाता है, साथ ही OTT कंटेंट जो होता है ना आपका, ऑनलाइन कंटेंट जो आता है, उस कंटेंट को सम्मानित किया जाता है ग्लोबली। ठीक है, चलिए, और वही आपको बता दें, इसमें एक पता है, करण जौहर को सम्मानित किया गया है अपने 25 साल पूरे करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एज अ फिल्म मेकर, मतलब फिल्म निर्माता के रूप में उन्होंने 25 साल पूरे करें, इसलिए उनको सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप जा सकते हैं, कैटेगरी दे रखी है कौन कौन सी कैटेगरी में किसको। जैसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला तो टू ए टाइगर किल, बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड दिया गया है आगरा को, और बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म मेल में आता है मोहित अग्रवाल ऑफ फॉर आगरा, बेस्ट फीमेल आएगा रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बेस्ट डायरेक्टर पृथ्वी कनौर रहे हैं, बेस्ट फिल्म रही है सीताराम। आप देखते हैं ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, आपको ये PDF मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। तो भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? उसका आंसर आपका है ऑप्शन डी, एयरटेल पेमेंट बैंक। जी हाँ, एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया। अभी ये इसमें इको फ्रेंडली क्या है तो इसके बारे में बता दें आपको। तो आप बता दें कि जैसे आपको इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है सेविंग अकाउंट के लिए ना, तो इसमें क्या है, ये जो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है ये रिसाइकिल पॉली विनाइल क्लोराइड से बना हुआ है, मतलब इससे शॉर्ट में RPVC, जो PVC कार्ड होते हैं ना, रिसाइकिल PVC कार्ड जो होते हैं उससे बनाया गया आपका। ठीक है, उससे आपका ये डेबिट कार्ड बनाया गया है, इसलिए ये सर्टिफाइड हो गया एज अ इको फ्रेंडली मटेरियल। ठीक है, जो कि अगेंस्ट है PVC कार्ड से, नॉर्मल PVC कार्ड्स आते हैं उनसे हट गया है ये, और ये क्या पर्यावरण के लिए अच्छा भी है। ठीक है, इसलिए भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने ये क्या नाम है, ये सिस्टम लेके आया इको फ्रेंडली आपके मटेरियल का रिसाइकिल डेबिट कार्ड लेके आया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है हाउ मेनी पुलिसमैन हैव बीन अवॉर्डेड पुलिस मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 954 पुलिसमैन जो है उनको पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि 954 पुलिस पर्सन उनको सम्मानित किया गया है पुलिस अवार्ड से, मतलब पुलिस मेडल जो होता है ना उससे सम्मानित किया गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ठीक है, इसमें सब आपका जो अवार्ड है वो आपका प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अवार्ड है फॉर गैलेंट्री, इसे हम PPM कहते हैं, इसको एक CRPF पर्सन को दिया गया है। वही पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जो है ये अवार्ड 29 लोगों को दिया गया है। वही प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस PPM से कहते हैं, वो 82 लोगों को दिया गया है। वही पुलिस मेडल फॉर मेटोरियस सर्विस, इसे कहते हैं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, इसमें लगभग 642 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो टोटल 954 लोगों को सम्मानित किया गया है पुलिस मेडल से। ये आप अलग अलग कैटेगरी देखते हैं। ठीक है, यहाँ अलग एक ये रहा, ये दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये, 4 अलग कैटेगरी में ये अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर हैज़ द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया जूनियर वुमेन्स हॉकी लीग स्टार्ट। तो खेलो इंडिया जूनियर हॉकी लीग और जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में आपका ये तीसरा संस्करण शुरू किया गया है खेलो इंडिया जूनियर वुमेन्स हॉकी लीग का। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें कि 3rd एडिशन शुरू हुआ है खेलो इंडिया जूनियर वुमेन्स हॉकी लीग का, और कहाँ पे, ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पे आपका ये पूरा कराया जाएगा। और ये आपका जो पूरा इवेंट है वो 13 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर्म टू रिवाइज NCERT टेक्स्ट बुक्स। मतलब NCERT पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, MC पंत। जी हाँ, MC पंत जी हैं, हमारा बन गए हैं, ये चेयरमैन हैं जो रिवाइज NCERT टेक्स्ट बुक की कमेटी बनाई गई है, जिसमें देखा जाएगा कि NCERT के जो कोर्स है उसमें क्या क्या चेंज करना चाहिए, क्या चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दें कि हमारी जो NCERT रिफॉर्म क्या है। तो NCERT रिफॉर्म है
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये NCERT की फॉर्म है पूरी। ये एक इंडिया की टॉप एडवाइजरी बॉडी है स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है। और इसने क्या है, अभी एक कदम उठाया है कि टेक्स्ट बुक है जो NCERT बुक है उन पे क्या नाम है चेंज करना चाहिए, क्या ज़रूरत है हमें, क्या चीज़ को रखना है, क्या चीज़ को नहीं रखना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए टोटल 19 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है, ठीक है, जो आपका सिलेबस को एनालाइज करेगी, टेक्स्ट बुक को एनालाइज करेगी, टीचिंग मटेरियल को एनालाइज करेगी, लर्निंग रिसोर्सेज को एनालाइज करेगी, और नेशनल पूरा करिकुलम किसके तहत काम करेगी, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब NCF के तहत ये पूरा कार्य करेगी, और उस पर पूरा रिवाइज बताएगी क्या क्या होना चाहिए, क्या कोर्स कैसा कैसा होना चाहिए, उसके पर पूरी कंप्लीट डिटेल देंगे ये लोग, ठीक है। ये आप जानते हैं ये कमेटी है, ये कवर्स करेगी क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स को, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है वेयर हैज द वुमेन्स इन फोकस एग्जीबिशन बीन हेल्ड। तो वुमेन इन फोकस प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में। जी हाँ, नई दिल्ली में शुरू की गई है। आपको बता दें कि जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर एंड कल्चर मीनाक्षी लेखी जी हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है वुमेन्स इन फोकस आपके एग्जीबिशन का, कहाँ पे, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर। और इसकी थीम क्या थी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी थीम थी इमेजिनेशन ऑफ फीमेल क्रिएशन इन इंडियन आर्ट, क्या भारतीय कला में नारी सृजन की कल्पना। ये एक थीम रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही में आपको बता दें मीनाक्षी लेखी जी ने एक पुस्तक भी रिलीज करी जिसका नाम है बुद्धा बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट आर्ट, ठीक है। क्या बुद्धा बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट आर्ट, ये एक पुस्तक उनने पुस्तक लॉन्च करी है, रिलीज करी है, कहते हैं विमोचन करा है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन दी फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर बोर्ड। तो वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन में रहा है हेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब अभी वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं चल रही, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा काम करते हुए महाराष्ट्र को नंबर 1 पे रहा है, फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 पे रखा गया है। वहीं नंबर 2 पे किसको रखा गया, नंबर 2 पे रखा गया छत्तीसगढ़ को, याद रखिएगा नंबर 2 छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और ये मतलब किस हिसाब से क्या क्या इसमें पॉइंट्स से इनके तहत ये काम किया गया है, ये रैंकिंग दी है, तो इनके 4 मतलब आपके याद में फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट में असिन के लिए 4 क्रूशियल फिजिकल पैरामीटर रखे गए थे, 4 पैरामीटर रखे। कौन कौन से पैरामीटर रखे थे, पहला रखा गया था फिजिकल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा कितना है, दूसरा है ओन टैक्स रेवेन्यू खुद का कर राजस्व कितना है, ठीक है, तीसरा है स्टेट डेबिट लेवल्स मतलब राज्य स्तर, और चौथा आपका है इसमें इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रेसिप्ट मतलब राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान। इन 4 कैटेगरी की तहत पे आपको क्या है रैंकिंग दी गई है, सबको महाराष्ट्र को नंबर 1, छत्तीसगढ़ को नंबर 2, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है डिफेंस मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट विच इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रक्षा मंत्रालय ने किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का निर्णय लिया है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, माया। जी हाँ, जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको भारत क्या नाम डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनाने का फैसला लिया है। तो आपको बता दें जो ऐसे ही बता दें कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना अपना, ऐसी सेम माया ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम क्या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह हम स्वदेशी माया ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। ये स्वदेशी रूप से निर्मित है और ये ज़्यादा सिक्योर भी है, ठीक है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे देश पे क्या नाम कई सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, कई सारे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं और कई सारे हमारे पर अटैक्स किए जा रहे हैं, पर हम उनको रोक ले रहे हैं, पर ज़्यादा होने के कारण हमने क्या करा है अपने आप को और सिक्योर करने हैं, इसके लिए हमने माया ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री में। मतलब डिफेंस की जितनी अब सिस्टम होंगे उनके अंदर माया ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। विंडोज़ का भी विंडोज़ का इस्तेमाल होता था, विंडोज़ का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं आपको बता दें नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जिनके वो आप कह दें प्रेसिडेंट कौन है, तो आप कह रहे हैं आप इनके प्रेसिडेंट हैं जनरल MU नायर, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। मतलब द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों
के कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 76। जी हाँ, 76 अवार्ड्स की उन्होंने मंजूरी दी है। तो इसके बारे में बता दें कि द्रौपदी मुर्मू जी ने 76 गैलेंट्री अवार्ड्स की आपकी मंजूरी दे दी है आर्म फोर्सेस के लिए एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए। ठीक है, कब? इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस पर। इसे बता दें इसमें से जो 76 मेडल हैं उनमें से 4 कीर्ति चक्र होंगे, 11 शौर्य चक्र होंगे, है ना, और दो आपके बार टू सेना मेडल होंगे। ठीक है, और 52 सेना मेडल होंगे, वही 3 नौसेना मेडल होंगे और 4 वायुसेना मेडल होंगे। टोटल ला कितने बन जाएंगे? 76 मेडल बन जाएंगे आपके। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसी के साथ ही राष्ट्रपति जी ने हमारे क्या नाम राष्ट्रपति जी ने सेना कर्मियों के लिए 30 डे मैन इन डिस्पैचेस पुरस्कार की मंजूरी दी है, जिसमें जो सेना के जो डॉक होते हैं और उनके मरणोपरांत पर उन्हें सम्मानित किया जाए, और साथ ही एक वायुसेना के सदस्य के लिए ये पुरस्कार शामिल किया गया है। ठीक है, आपको बता दें ये पूरा कंट्रीब्यूशन इसलिए दिया गया है क्योंकि जो उनके मिलिट्री ऑपरेशंस आप जानते हैं मिलिट्री डॉग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट काम करते हैं भारतीय सेना के अंदर। उनको भी सम्मानित करने के लिए द्रौपदी मुर्मू ने एक नया पुरस्कार शुरू करने की बात कही है, और ये इसलिए करा गया कि वो बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ये अवार्ड शुरू किया गया है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है परोस्तम रूपाला हैज लॉन्च्ड ए हेल्प प्रोग्राम इन विच स्टेट? मतलब परोस्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी ऑप्शन सी गुजरात में। जब गुजरात में आपका ए हेल्प प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो इसके बारे में बता दें ए हेल्प प्रोग्राम एंड इनफर्टिलिटी कैम्प फॉर लाइफ स्टॉक, मतलब एक तरह से आपका लाइफ स्टॉक के लिए लॉन्च किया गया है। यूनियन एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर परोस्तम रूपाला जी ने शुरू किया गया है। ठीक है, गुजरात के अंदर। ठीक है, तो वो आपको बता दें ई हेल्प जो प्रोग्राम है आपका ए हेल्प प्रोग्राम, ये जो वहाँ के वुमेन्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा किस लिए? जो डिजीज़ जो है उसको कंट्रोल कर लिए, जो एनिमल में डिजीज़ फैलती हैं और एनिमल के जो लाइफ स्टॉक है, मतलब आपका मतलब ये आपका कितनी जो लाइफ स्टॉक्स हमारे होते हैं उनको इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, और ये जो लॉन्च किया गया है अंडर लाइफ स्टॉक अवेयरनेस कैंपेन के तहत आपका ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपको बताना है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन? तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी मेघालय ने। जी हाँ, मेघालय सरकार ने आपका चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन शुरू किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी को और क्या नाम है पावर जो डेफिसिट होते हैं, मतलब जो बिजली कटौती को कम करने के लिए मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने, जो कि उनका नाम है कोनार्ड के संगमा, इन्होंने क्या नाम है आपका चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन शुरू किया है। इसके तहत ये क्या है वहाँ पे अब सोलर पावर को ज़्यादा वो क्या नाम है प्रमोट करेंगे, और वहाँ पे ग्रीन एनर्जी को एक तरह से आप समझिए ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, जिससे क्या है वहाँ पे थोड़ा पावर कट कम हो सकें। ठीक है, और इसमें लगभग टोटल 500 करोड़ का खर्च किया जाएगा अगले 5 सालों में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम हैज़ लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम लॉन्च करी गई है। तो ये निःशुल्क फूड पैकेट क्या योजना है? ठीक है, इसमें क्या फ्री आपको खाने के पैकेट दिए जाएंगे। तो इसके बारे में बता दें कि राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम लॉन्च करी है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इसके तहत स्कीम के तहत क्या होगा, जो फूड पैकेट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 1.04 करोड़ फैमिलीज में, जो कि राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान की लगभग 1 करोड़ फैमिलीज में ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है नवरोज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तो नवरोज जो त्यौहार है किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए पारसी। जी हाँ, पारसी समुदाय द्वारा आपका नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता है। नवरोज फेस्टिवल एक तरह से न्यू ईयर, पारसी न्यू ईयर के हिसाब से मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पारसियों का नया साल होता है, इसे नवरोज के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दें पारसी न्यू ईयर जिसे हम नवरोज या कहते हैं
नवरोज़ कहते हैं, नवरोज़ भी कहते हैं इसको। ये जुलाई से अगस्त के बीच में आता है और इसे पारसी न्यू ईयर कहा जाता है, जो कि 16 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसके जो रूट हैं उसका प्रयास समझिए। जो नव और रोज़ जो है, इसका मतलब होता है न्यू डे। नव मतलब नया और रोज़ मतलब क्या है, डे, दिन। तो नया दिन, ठीक है, नया दिन है। और इसका जो चेरिस फेस्टिवल है ना, ये फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, इसकी बहुत पुरानी, लगभग 3000 साल पुरानी इसका इतिहास है। इसके तहत ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, गुजरात में। जी हाँ, गुजरात में किया गया है, तो गुजरात में किया जाएगा ये। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसमें किया जाएगा। तो मैं आपको बता दें, पहला WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, जो कि 17 अगस्त से 18 अगस्त को चलाया गया था, और ये कहाँ पे, गांधीनगर शहर में, गुजरात में। ठीक है, और इसका जो मेजर गोल वो है इंश्योर हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना है इसका कहना, मुख्य प्रमुख लक्ष्य है इसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दी वर्ल्ड इन विंड पावर कैपेसिटी। तो पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 4th। यहाँ हमारा चौथा स्थान है विश्व में क्या नाम पवन ऊर्जा क्षमता में। तो आप बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने एक रिपोर्ट शेयर करी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है इंडियाज विंड एनर्जी पोटेंशियल के तहत पे। आपको बता दें, इन्होंने बताया है कि भारत चौथे नंबर पे आता है। वहीं आपका पहले नंबर पे कौन, चाइना, दूसरे नंबर पे USA, तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, वेयर इज द फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड, मतलब भारत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, जाता नहीं गया है। ठीक है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, दुबई में। जी हाँ, दुबई में किया गया है इंडिया फेस्टिवल ऑफ इंडियाज। ठीक है, तो आपको बता दें, उत्सव भारत इसे हिंदी में कहा गया है, इसका नाम रखा है उत्सव भारत। जो है वो 3 दिन का इवेंट है, जो सेलिब्रेट करेगा इंडियन आर्ट को और उसके हेरिटेज को दुबई के अंदर। ठीक है, इस फेस्टिवल में मेन एम है शोकेस करना डाइवर्स कल्चर रिचनेस ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे देश की वो प्राकृतिक समृद्धि को क्या नाम प्रदर्शित करना इसका मेन उद्देश्य है। इसमें क्या रहेगा, 3 दिन इवेंट होंगे, तो 3 दिन में अलग प्रकार के इवेंट होंगे, जिसमें आपके आर्ट वर्क रिप्रेजेंट किए जाएंगे, है ना, फेस्टिवल्स बताए जाएंगे कौन कौन से होते हैं। ऐसे करके तीन दिन अलग अलग तरीके से नए हम भारत के बारे में जानकारी दी जाएगी इसमें। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड अबुआ आवास योजना। जी हाँ, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, झारखंड। जी हाँ, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है। इनके बारे में बता दें, जो झारखंड के CM है हेमंत सोरेन, इन्होंने अबुआ आवास योजना शुरू की है। इसके तहत ये 1500 करोड़ रुपये 15,000 करोड़ रुपये की स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। इसके तहत क्या करेंगे, जो वहाँ के लोग हैं जो मतलब ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको 3 रूमों का घर दिया जाएगा, मतलब 3 कमरों का घर दिया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए जिसमें पेरेंट्स का कमरा अलग होगा, क्या नाम है, जो आपके बहू बेटियों का कमरा अलग होगा, साथ ही बच्चों का कमरा अलग होगा। 3 रूमों का सेट दिया जाएगा उन लोगों को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, फ्री ओनम किट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, मतलब किस राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क ओणम किट वितरित की जाएंगी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, केरल। जी हाँ, केरल सरकार द्वारा ये बांटी जाएंगी। ठीक है, तो इनके बारे में बता दें कि केरल गवर्नमेंट ने केरल सरकार ने डिसाइड किया कि 6 लाख फ्री ओणम किट्स को वो पुअर फैमिलीज में बांटेंगे। ठीक है, और ये जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके बीच में बांटेंगे ऑफ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो वो किस अवसर पे, तो ओमन फेस्टिवल के अवसर पर ये आपके किट्स बांटी जाएंगी। ठीक है, किट्स के अंदर आपकी क्या क्या होगा, इन किट होगी, इनमें आपका जो जरूरत आवश्यक वस्तु होंगी वो सब इस किट के अंदर आपकी मौजूद होंगी। और ये वहाँ की जो राशन वितरण जो होता है ना, राशन शॉप जो होती है ना, जैसे जहाँ पे आपका सारे जो राशन की दुकानें होती हैं, उन पे उपलब्ध कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट।
और लगभग ये 10 दिन लंबा फेस्टिवल है जो कि मलयालम न्यू ईयर के तौर पर मनाया जाता है। एंड विथ थिरुवनम के पर ये क्या है, इसका साथ ही ये समाप्त होता है ये। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच मेडल हैज़ मोहित कुमार वॉन इन T20 इन U अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो मोहित कुमार ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए गोल्ड। जी हाँ, स्वर्ण पदक जीता है। आप देखते हैं फोटो इनका, ये देख सकते हैं आप। ठीक, चलिए फिर आपको बताते हैं कि इंडियन यंग रेसलर मोहित कुमार ने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 61 kg की फ्री स्टाइल रेसलिंग में ये गोल्ड मेडल जीत दिया है। कहाँ पे? अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि जॉर्डन में हो रहा था। ठीक, मैं आपको बता दें कि मोहित कुमार चौथे ऐसे इंसान इंडियन भारतीय रेसलर बन गए हैं जिन्होंने ये खिताब हासिल किया है। इससे पहले बलविंदर चीमा 2001 में, रमेश कुमार 2001 में, दीपक पुनिया 2019 में, और इन सभी ने क्या है, गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड फ्लड वॉच ऐप फॉर इंफॉर्मेशन ऑन विच नेचुरल डिजास्टर। तो भारत सरकार ने किन प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी के लिए फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप नाम से ही आप देख सकते हैं फ्लड वॉच। तो जाहिर सी बात है, तो ये बाढ़ की जो आपके यहाँ फ्लड आती हैं उसके तहत ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो उसके बारे में बता दें कि इस भारत सरकार ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम फ्लड वॉच है। ये फ्लड की जानकारी, जो बाढ़ की जानकारी आपको मैप के जरिए आपको जानकारी देंगे। ठीक है, फ्लड वॉच ऐप है, ये आपको सटीक और समय पर पूर्वानुमान लगा के बताता है कि कहाँ पे बाढ़ आएगी, कहाँ पे बाढ़ नहीं आएंगी। ठीक है, और ये ऐप प्रोवाइड करता है फॉरकास्टिंग, मतलब 24 घंटे तक का फॉरकास्ट, मतलब आपको पूर्वानुमान होता सकता है। और वहीं जो आपकी बाढ़ की सलाह है वो लगभग 7 दिन पहले आपको दे देगा ये। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है यूनियन पावर मिनिस्टर R.K. सिंह हैज़ डिसाइडेड टू डेडिकेटेड NTPC 660 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने किस राज्य में NTPC की 660 मेगावाट की बिजली परियोजना समर्पित की है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी बिहार। तो सॉरी, ऑप्शन ए भी बिहार है, सी बिहार हो गया, तो आप ये आ गया बिहारी इसका ऑप्शन है। ठीक है, बिहार सही आंसर है इसमें। ठीक, तो याद रखिएगा। तो यूनियन पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, जिनका नाम है R.K. सिंह जी, इन्होंने 660 मेगावाट यूनिट का NTPC का वार सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये बिहार में दिया है। बार जगह है बिहार के अंदर, वहाँ पे 18 अगस्त को। ठीक है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। और आपको बताना है ये एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि वेयर हैज़ दी मल्टीलिंगुअल शॉर्ट स्टोरी फेस्टिवल स्टार्टेड। तो बहुभाषी लघु कथा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी श्रीनगर। जी हाँ, श्रीनगर में आपका 7 दिन चलने वाला मल्टीलिंगुअल शॉर्ट स्टोरी फेस्टिवल शुरू किया गया है। तो इसके बारे में जानकारी दे दें कि 7 दिन लंबा ये फेस्टिवल आपका शुरू हुआ है जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज, मतलब चकाल, JKACCL से शॉर्ट में कहते हैं। और कहाँ पे? ये JKACL कैंपस जम्मू में शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस आपको बता दें ये पहली बार ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है इस शॉर्ट स्टोरी पर, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है JKAL द्वारा। इसमें डोगरी, हिंदी, पंजाबी, जोगरी, फायरी, कश्मीरी लैंग्वेज, इन सभी पर क्या है, शॉर्ट स्टोरीज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, सुनाई देंगी 7 दिन तक। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इन विच स्टेट हैज़ द स्कीम टू सेटअप एस्टर कोनिसा माने बीन लॉन्च्ड। मतलब कोनिसा माने स्थापित करने की योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक में योजना शुरू की गई है। तो उसके बारे में बता दें कि कर्नाटक सरकार ने अनाउंस किया कि हम कुसीना माने योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत 4000 ग्राम पंचायत में जो बच्चे हैं, जो महिलाएं जो काम करती हैं, जो महिला मजदूरी करती हैं, उनके बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस जो कुसीना माने का जो अर्थ होता है, कुसीना माने मतलब होता है बच्चों का, चिल्ड्रंस हाउस, मतलब बच्चों का घर। ठीक है, या हम कहते हैं शिशु गृह भी कहते हैं, चर्च भी कहते हैं। ठीक है, जो इस स्कीम का है, ये स्कीम लॉन्च करी, योजना लॉन्च करी, इसका जो मेन एम है वो इसका मेन है जो हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन, जो बच्चे हैं उनके, जो महिला काम करती हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो मनरेगा के तहत जो महिलाएं काम करती हैं, उनके बच्चों को देखभाल के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी न्यूट्रिशन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये आपकी परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, वहीं चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज वन ऑफ द 4 वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो किस भारतीय को विश्व एथलेटिक के 4 उपाध्यक्षों की में से एक चुना गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, आदिल सुमरीवाला। जी हाँ, आदिल सुमरीवाला फोटो देखते हैं, इनको चुना गया है वन ऑफ द 4 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक का। ठीक है, चलिए आज फिर इतना देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि ये बाकी लोगों पास भी पहुंच सके। और आप हमें कमेंट जरूर करें, जिससे कि आप हम बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। याद रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।